माय स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे धातुओं का शोधन। पिछले वीडियो में आपको बताया गया था कि अयस्क से हम लोग जब धातु प्राप्त करते हैं तो अयस्क में शुद्धियां होती हैं, मिट्टी बालू इत्यादि, तो उसको हटाने के लिए हम लोग सांद्रण विधि इस्तेमाल करते हैं। तो प्रथम चरण सांद्रण था। फिर सांद्रित अयस्क का हम लोग अब चयन करेंगे तो जिससे कि हमें धातु प्राप्त हो जाएगा। आप चयन कोप के द्वारा कर सकते हैं। अब है कि पिछले वीडियो में आपको प्रगलन बताया गया था, जो एक अपचयन की विधि है जिससे हमें लोहा प्राप्त हुआ था या कोई भी धातु प्राप्त हो। तो जो अपचयन के द्वारा धातु प्राप्त होता है वह अशुद्ध होता है। तो शुद्ध धातु कैसे प्राप्त करें, इसी को आज इस वीडियो में बताने जा रहा हूं मैं। तो इसीलिए यहाँ पर टॉपिक का नाम है धातुओं का शोधन, प्यूरिफिकेशन ऑफ मेटल। धातु को शुद्ध कैसे करते हैं, तो उसके लिए कई विधियां हैं, जिसमें प्रथम विधि है आसवन विधि। तो आसवन विधि वैसे धातुओं के लिए है जिनका क्वथनांक कम होता है, यानी कि क्वथन मतलब उबलना, जो कम तापमान पर अपना उनका क्वथनांक होने लगता है। ऐसे धातुओं के शोधन के लिए, शुद्धिकरण के लिए कौन विधि है? आसवन विधि। इस विधि के द्वारा हम लोग जिंक धातु का शोधन कर सकते हैं, मरकरी का और कैडमियम का धातु का शोधन कर सकते हैं। जिंक का भी शोधन हो जाएगा, मरकरी Hg मतलब मरकरी और Cd मतलब कैडमियम, इन धातुओं का शोधन हो जाएगा। तो इसमें करते क्या है कि गर्म करते हैं इनको, अशुद्ध धातु को। तो जो कि इनका क्वथनांक कम है, तुरंत ही ये वाष्पित हो जाते हैं, वाष्प में बदल जाते हैं और धातु के वाष्प को एक अलग पात्र में इकट्ठा कर लेते हैं संघनन के द्वारा। यानी कि वाष्प का फिर से ठोस में बदलना क्या कहलाता है, या द्रव में बदलना संघनन कहलाता है। तो इस तरह से आसवन विधि के द्वारा हम लोग जिंक को, मरकरी को और कैडमियम धातुओं का शोधन कर सकते हैं। कैसे? तो इनको गर्म करेंगे, क्योंकि इनका क्वथनांक कम है, तुरंत ही ये वाष्पित हो जाएंगे और इनके वाष्प को हम लोग फिर इकट्ठा कर लेंगे संघनन विधि के द्वारा, और इस तरह से शुद्ध धातु प्राप्त हो जाएगा। अशुद्धियां उसी पात्र में रह जाएंगी। सपोज दैट इस पात्र में अशुद्ध धातु जिंक है और नीचे से इसको गर्म करें। अगर गर्म करेंगे तो जिंक धातु जो है वह क्या होगा? वाष्पित होगा, और इस वाष्पित धातु को एक नली के द्वारा एक पात्र में इकट्ठा कर लें तो हमें शुद्ध जिंक प्राप्त हो जाएगा और अशुद्धियां इसी पात्र में रह जाएंगी। इसी विधि को हम लोग कहते हैं आसवन विधि या डिस्टिलेशन मेथड। यह लिखा हुआ है, यह विधि उन धातुओं के लिए है जिनका क्वथनांक कम होता है। आपको बताया गया है कि जिनका क्वथनांक कम है, मरकरी का कम है, कैडमियम का कम है। यही कारण है कि मरकरी हमारा द्रव के रूप में होता है। तो अशुद्ध धातु को गर्म कर देते हैं, यह बताया गया है। अशुद्ध धातु को क्या करेंगे? गर्म करेंगे, जिससे धातु वाष्पित हो जाएगा और वाष्पित होकर संग्राहक में उसको इकट्ठा कर लेंगे। संग्राहक मतलब जो भी पात्र होगा जिसमें धातु को इकट्ठा करेंगे उसे संग्राहक करते हैं, और संग्राहक में इकट्ठा कर लेंगे। इस प्रकार हमें शुद्ध धातु प्राप्त हो जाएगा। और जो अशुद्धियां हैं चूंकि उनका क्वथनांक अधिक होता है, इसीलिए उसी पात्र में रह जाएंगे। इस तरह से आज हमने देख लिया आसवन क्या है। अब हम देखेंगे एक और विधि, द्रवीकरण। द्रव गलन परिष्करण भी इसको कहते हैं, या इसको लिक्वेशन मेथड भी कहते हैं। इसमें क्या होता है कि एक ढलवा चूल्हा होता है, ढालू ऐसे करके, इस पर अशुद्ध धातु को रखते हैं और जब इन्हें गर्म करेंगे तो जल्दी से ये जो धातु जो जिनका गलनांक कम होता है गलकर इस पात्र में इकट्ठा हो जाएंगे, जबकि अशुद्धियां वही रह जाएंगी। इस प्रकार हम लोग द्रवीकरण के द्वारा भी धातुओं का शोधन करते हैं। तो प्रमुख रूप से लेड का, पीवी का और टीन Sn का शोधन हम लोग द्रवीकरण विधि से करते हैं। तो यह लिखा है कि इस विधि द्वारा कम गलनांक वाले धातु का शोधन करते हैं। जैसे लेड का गलनांक कम है, टीन का गलनांक कम है, ये गर्म करते ही पिघल जाते हैं। तो अशुद्ध धातु को ढलवा चूल्हा पर गर्म करते हैं। ये ढलवा चूल्हा है, यहाँ अशुद्ध धातु इसको गर्म करेंगे तो धातु पिघल कर
यहाँ इस पात्र में इकट्ठा हो जाएगा। इस प्रकार हमें शुद्ध धातु प्राप्त हो जाएगा और अशुद्धियां वही रह जाएंगी। अगर धातु गल कर नीचे की तरफ आ जाता है, यह बता दिया गया है आपको कि धातु गल कर नीचे की तरफ आ जाएगा और अशुद्धियां वही रह जाएंगी। इस प्रकार इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो द्रवीकरण। ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन कैसे पूछेगा द्रवीकरण यानी इक्वेशन मेथड से किस धातु का शोधन हम लोग करते हैं। ऑप्शन में हम लोग मार सकते हैं जो भी मरकरी हो या तीन धातु हो। और आज की क्लास में हम लोग इतने ही रहते हैं। थैंक यू सो मच। हेलो माय स्टूडेंट्स, पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे धातुमल, गालक और गैंग। गैंग यानी अयस्क में जो अशुद्धि है वो गैंग हो गया, और गैंग को हटाने के लिए हम लोग गालक को मिलाते हैं जैसे कि चूना पत्थर, और गालक तथा गैंग मिलकर क्या बनाते हैं, तो धातुमल। धातुमल गलनीय होते हैं जो गल कर भट्ठी में से अलग निकल जाते हैं अशुद्धि के रूप में। इस प्रकार से अयस्क से अशुद्धियों को हम लोग दूर कर लेते हैं। पिछले क्लास के वीडियो में यही पढ़ाया गया था। आज का जो वीडियो है उसमें हम लोग पढ़ेंगे वैद्युत अपघटनी अपचयन। इसको इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन कहते हैं या इलेक्ट्रोमेटलर्जी भी कहते हैं। तो इसमें क्या होता है ना कि विद्युत धारा की सहायता से हम लोग धातुओं को प्राप्त करते हैं, जैसे कि सोडियम, कैल्शियम इत्यादि धातुओं को इस विधि से हम लोग प्राप्त कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ लिखा हुआ है कि इस विधि से सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम और कैल्शियम जैसे धातुओं को भी प्राप्त कर सकते हैं। क्या करते हैं कि सबसे पहले एक हम लोग पात्र लेते हैं। इस पात्र में जो भी धातु का लवण होता है उसको डाल देते हैं। अगर मान लीजिए कि ये पात्र है और हमारे पास धातु का लवण है सोडियम क्लोराइड, इसको डाल दिए। इसमें हम फिट कर देते हैं कैथोड और एनोड। कैथोड ऋणात्मक होता है और एनोड धनात्मक होता है। जैसे ही विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे NaCl टूट जाएगा, अपघटित हो जाएगा। NaCl विद्युत अपघटन के बाद बन जाएगा Na+ और Cl-। तो धातु तो प्लस है, तो प्लस है तो किस पर जाएगा, माइनस पर, कैथोड पर। यानी कि कैथोड पर हमें शुद्ध धातु प्राप्त हो जाएगा। इस विधि द्वारा हम सोडियम धातु को प्राप्त कर सकते हैं, कैल्शियम को प्राप्त कर सकते हैं, पोटेशियम इत्यादि को भी प्राप्त कर सकते हैं। आप जानते हैं सोडियम और पोटेशियम धातु बहुत महत्वपूर्ण है। इससे हम लोग कॉस्टिक सोडा, धोवन सोडा इत्यादि बनाते हैं। अब है कि एक बार फिर से समझेंगे हम लोग वैद्युत अपघटनी अपचयन। तो इस विधि में एक पात्र लेते हैं और धातु का लवण जो भी होगा उसको ले लेंगे, विद्युत धारा देंगे जिससे धातु का लवण अपघटित हो जाएगा, टूट जाएगा, और शुद्ध धातु हमें किस पर प्राप्त होगा, कैथोड पर, क्योंकि धातु तो धनात्मक होता है तो कैथोड ऋणात्मक है तो कैथोड पर प्राप्त होता है। यही इस सिद्धांत में है। देखिए यहाँ इस विधि से सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम जैसे धातुओं की प्राप्ति करते हैं। इस विधि में गलित अवस्था में धातु के लवण का विद्युत अपघटन करते हैं। तो धातु के लवण का विद्युत अपघटन करते हैं किस अवस्था में, तो गलित अवस्था में, जिससे शुद्ध धातु कैथोड पर प्राप्त हो जाता है। यह बात ध्यान रखेंगे कि जो भी लवण होगा धातु का वह किस अवस्था में होगा, गलित अवस्था में, यानी कि गला हुआ होना चाहिए, क्योंकि गलित अवस्था में ही विद्युत का चालन होता है, या जलीय विलयन भी हो सकता है। तो इस तरह से आज हमने देखा वैद्युत अपघटनी अपचयन। इस विधि से सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम इत्यादि धातुओं को प्राप्त किया जा सकता है। और पात्र में लेते हैं धातु का लवण, कैथोड एनोड फिट कर देते हैं, विद्युत धारा देते हैं जिससे धातु का लवण अपघटित यानी कि टूट जाता है और शुद्ध धातु में कैथोड पर प्राप्त हो जाता है। अब अगला जो पॉइंट है वो है एल्यूमिनियम द्वारा अपचयन। तो एल्यूमिनियम द्वारा अपचयन करके भी कई धातुओं को हम लोग प्राप्त कर सकते हैं, जैसे कि क्रोमियम और मैंगनीज धातुओं को। इस विधि से क्रोमियम और मैंगनीज धातु को प्राप्त कर सकते हैं।
कैसे? तो क्रोमियम का ऑक्साइड होगा या मैंगनीज का जो भी ऑक्साइड होगा उसको एल्यूमिनियम के द्वारा गर्म करके आप चयन कर देंगे तो हमें क्रोमियम या मैंगनीज धातु प्राप्त हो जाएगा। यहाँ देखें, यहाँ क्रोमियम का ऑक्साइड है और इसको एल्यूमिनियम के साथ जब गर्म करेंगे तो एल्यूमिनियम क्या करेगा कि इसके ऑक्सीजन के साथ सहयोग कर लेगा और एल्यूमिनियम ऑक्साइड बना देगा और हमें क्रोमियम धातु आसानी से प्राप्त हो जाएगा। इस प्रकार हम देखते हैं कि एल्यूमिनियम द्वारा अपचयन से हम लोग क्रोमियम और मैंगनीज जैसे धातुओं को प्राप्त कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि एल्यूमिनियम विद्युत धनात्मक होता है, तो शक्तिशाली विद्युत धनात्मक है, इसलिए आसानी से ऑक्सीजन से सहयोग कर लेता है और हमें क्रोमियम धातु प्राप्त हो जाता है। तो इस विधि से क्रोमियम मैंगनीज के ऑक्साइड का अपचयन करते हैं। अपचयन मतलब ऑक्सीजन को हटा देते हैं। कैसे हटाएंगे? तो एल्यूमिनियम के द्वारा। एल्यूमिनियम ऑक्सीजन से संयोग करके निकल जाएगा एल्यूमिनियम ऑक्साइड बना के और हमें क्रोमियम धातु या मैंगनीज जो भी धातु होगा वो प्राप्त हो जाएगा। आज हमने दो टॉपिक पढ़ा, पहला वैद्युत अपघटनीय अपचयन और दूसरा एल्यूमिनियम द्वारा अपचयन। ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन सेट करेगा कैसे कि क्रोमियम ऑक्साइड का अपचयन किसके द्वारा होगा, ऑप्शन दे देगा सोडियम और एल्यूमिनियम, तो हम लोग एल्यूमिनियम ऑप्शन में मार सकते हैं। आज इतने ही रहने दें। थैंक यू सो मच।